अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। तो आज की वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद खुतबे को 1930 को पढ़ा था। हमने देखा था कि इकबाल ने इंडियन नेशनलिज्म को चैलेंज किया और कहा कि इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, कोई सिंगल नेशन नहीं है। उन्होंने इस्लाम को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बताया और मुसलमानों को एक अलग कौम करार दिया। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया कि उन्होंने पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक कंसोलिडेट नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट बनाया जाए, जो उन्होंने फाइनली डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स कहा। इकबाल के इसी विजन को चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया। इकबाल ने जिन्ना को खत लिखकर 1936 और 1937 में मुसलमानों की क़यादत संभालने की अपील की। अब सवाल ये है कि इकबाल के ख्वाब को हकीकत कैसे बनाया गया। इस सफ़र का अगला इंतहाई अहम पड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू 1937, जिन्होंने मुस्लिम्स को प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया कि हिंदू मेजॉरिटी रूल में उन्होंने क्या हशर होगा। यही वो दौर था जिसने मुस्लिम लीग को मजबूत किया और मुसलमानों की डिमांड की तरफ कदम बढ़ाए गए। तो ये लेक्चर हमने ले जाता है 1935 से 1939 तक। ये क्रिटिकल फेज़ है इस्लाम। इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसकी जो ऑटोनॉमी और फेडरल सिस्टम, फिर इलेक्शंस ऑफ 1937, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939, उन्होंने कैसे काम किया और मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया। फिर मुसलमानों की ग्रेवियंस यानी पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्होंने लीग को किस तरह दोबारा ताकतवर बनाया। इस लेक्चर के बाद आप समझेंगे कि कांग्रेस के मेजॉरिटियन रूल ने मुसलमानों को हमेशा के लिए कन्विंस कर दिया था कि उन्हें अपना अलग मुल्क चाहिए। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह क्या था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म introduced by the British of India. It proposed on all India Federation, introduced provisional autonomy, abolishing established DRK at the center, expanded the franchise, continued separate electorates and created a federal court. तो 1935 एक्ट से पहले की तीन बड़ी चीज़ें हुई थी, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मेंटन मॉर्ले था। इसमें ये क्या था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और काउंसिल बढ़ाई गई। उसमें मसला ये था कि लिमिटेड रिफॉर्म्स नाकाफ़ी थे। फिर उससे पहले एक और एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मेंटो जी कैमसफोर्ड का हमने पढ़ा था, डेरिकिन प्रोविंस। इसका ये था कि डेरिकिन प्रोविंस लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, और ये नाकामयाब हो गया था। फिर सिमन कमीशन थी 1927, रिव्यू 1919 एक्ट अगेंस्ट फ्यूचर रिफॉर्म। इंडियन ने बाइकआउट किया था कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था इस वजह से। इन सब के बाद ब्रिटिश को लगा कि एक बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। हम इसके डिफरेंट फीचर्स देखते हैं, जिसमें पहला है फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड। ठीक है, तो इसमें था कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच ताकत की तकसीम, लेकिन कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि डिफरेंट जो रियासतें थी जहाँ पर राजाओं और ये राजकुमार वगैरह के जो थे ना इक़्तिदार, तो वो शामिल नहीं हुई थी इसमें। नेक्स्ट था प्रोविजनल ऑटोनॉमी, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ के प्रोविंसेस के अंदर के मामलात में फुल अथॉरिटी प्रोविंसेस को दे दी गई थी। फिर था डेरिकी एट सेंटर। पहले डेरिकी प्रोविंसेस में थी, अब सेंटर में आ गई, मगर ब्रिटिश अपने कंट्रोल वाले सब्जेक्ट्स यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स पर मजबूत रहे। फिर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि एस्टेब्लिश्ड अ टू हाउस फेडरल लेजिस्लेचर, इसमें दो हाउसेज वाली पार्लियामेंट बनाई गई। फिर था एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज, पहले से ज़्यादा लोग वोट कर सकते थे मगर अभी भी बहुत लिमिटेड था। फिर आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेक्चर नंबर 5 वाला सिस्टम आगे बढ़ाया गया कि मुस्लिम्स अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेवन्थ नंबर का इसका जो फीचर था वो था गवर्नर्स जनरल पावर्स, यानी ब्रिटिश क्राउन के का आदमी असली हाकिम होगा। फिर 8 था यानी गवर्नर्स पावर, गवर्नर रिजर्व पावर के जरिए इलेक्टेड मिनिस्ट्री को भी बाईपास कर सकता था। फिर नाइन्थ फीचर था फेडरल कोर्ट 1937, ये आला अदालत बनी जो कि फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को देखती थी। फिर नंबर 10 फीचर था डिवीजन ऑफ पावर्स, इसमें ताकत का सिस्टमिस्ट तकसीम की गई, सेंटर के मामला, प्रोविंस के मामला और शेयर्ड, ये सारा कुछ देखा गया। फिर सेफ गार्ड फॉर ब्रिटिश कंट्रोल, इसमें असल ताकत ब्रिटिश के पास ही रही। और 12 फीचर था प्रोविजनल इलेक्शन 1937, नए सिस्टम के तहत 1937 में इलेक्शंस हुए और ये बड़ा टेस्ट थी। हम ये देखते हैं कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी क्या होती थी। तो 1919 एक्ट के तहत डायरकी थी, मतलब कि ड्यूल गवर्नमेंट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी एजुकेशन और एग्रीकल्चर इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे और रिजर्व सब्जेक्ट फाइनेंस और पुलिस गवर्नर के पास होते थे। ये ड्यूल जो हुकूमत थी
प्रोपोर्शनल ड्यूल थी। फिर 1935 एक्ट ने किया कि प्रोविंसेस में डीआरकी खत्म कर दी और पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्टेड मेजॉरिटी पार्टी बनाती थी। सारे डिपार्टमेंट्स हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास आ गए, लेकिन गवर्नर की स्पेशल पावर बरकरार रही। वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इंटरवेन कर सकता था, तो असल आज़ादी नहीं मिली थी। यहाँ पर ऑल इंडिया फाउंडेशन देखें तो ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रोविंसेस में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि रियासतें थी, को मिलाकर एक फेडरेशन बनाई गई जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन कहते हैं। और इसमें फेडरल लिस्ट, इसमें जो पावर की जो डिवाइडेशन थी ना, ये तकसीम थी, वो नेशनल मैटर्स, डिफेंस और करेंसी, वो प्रोविजनल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट ये शेयर थे। ये फेल हो गया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, यानी जो रियासतें थी उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी खो देने का डर था, बिना उनके फेडरेशन शुरू ही नहीं हो सकी। और इसका नतीजा ये निकला कि फेडरल प्रोविजनल क्रिटिकल रह गई, लेकिन प्रोविजनल रिफॉर्म अमल में आई। इसी ने 1937 इलेक्शन का रास्ता खोल दिया। तो हम देखते हैं द इलेक्शंस ऑफ 1937। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी लागू हुई। इसका मतलब था कि अब प्रोविंसेस में इलेक्टेड मेजॉरिटी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए 1937 में तकरीबन 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन करवाई गई और ये ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का पहला टेस्ट था। इसकी ये डिटेल्स हैं सारी, जिसमें पहली पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनके जो लीडर्स हैं जवाहरलाल नेहरू और ये वल्लभ पटेल है और ये राजगुरु प्लेस्टरी, ये कुछ इस तरह के नेम्स हैं। तो इनकी जो फोकस नेशनलिज्म पर था और इनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वराज, फिर सिविल लिबर्टीज, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, री एजुकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक। और इनकी जो पॉलिटिक्स की नेचर थी वो थी ऑल इंडिया ब्रॉड बेस्ड। फिर दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, ये जिन्ना और लियाकत अली खान इनके की लीडर थे। ये मुस्लिम पॉलिटिकल राइट का इनका फोकस था और ये जो इनकी डिमांड्स थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेफगार्ड फॉर मुस्लिम, फेयर रिप्रेजेंटेशन इन जॉब एंड लेजिस्लेचर, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। ये माइनॉरिटी फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल थे। और नेक्स्ट है यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, सर सिकंदर हयात खान थे। आर्जेरियन स्टेबिलिटी, ये इनका पर्पस था, जो मेन फोकस था। और ये इनके पॉलिसीज में देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज, रीजनल इकोनॉमी। नेक्स्ट है कृष्ण प्रजा पार्टी, ये बंगाल की है, ए के फजलुल हक ये इसके की लीडर थे। और इनका जो फोकस था वो था पीजेंट वेलफेयर, लैंड फॉर्म्स, राइट ऑफ टेनेंट्स एंड रिडक्शन ऑफ लैंड फॉर कंट्रोल। अभी हम 1937 के ये जो इलेक्शन हुए थे इनके रिजल्ट की बात करें तो मदारस में टोटल 215 सीट थी, जिनमें से 159 जो कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग को 0 मिली थी। और गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय, ये कांग्रेस की इधर गवर्नमेंट बन गई। बॉम्बे में 175 सीट थी और कांग्रेस को 86 मिल गई और मुस्लिम लीग को 18 मिल गई, जिसमें भी गवर्नमेंट है कांग्रेस की बनी। इसी तरह ये यूनाइटेड प्रोविंस है जिसमें 228 टोटल सीट्स थी, 133 कांग्रेस ने जीती और मुस्लिम लीग को 29 मिली, ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पर 112 टोटल सीट थी, 71 कांग्रेस को सीट्स मिली और 0 मुस्लिम लीग को, इसमें भी कांग्रेस गवर्नमेंट। ये देखें ये ट्रिपल है, इस तरह सारे बिहार हैं, यहाँ पर 152, 98 जो है कांग्रेस की सीट हुई और 0 मुस्लिम लीग की काउंट। ये औरासा है, यहाँ पर 16 टोटल सीट थी, 36 कांग्रेस को मिली और 0 मुस्लिम लीग को। यहाँ पर भी गवर्नमेंट है इनकी ही कांग्रेस की भी बनी। यहाँ पर NWFP था, यहाँ पर 15 टोटल सीट थी, 19 कांग्रेस को मिली, 0 मुस्लिम लीग को। यहाँ पर भी कांग्रेस है, इनकी ही गवर्नमेंट बनी। यहाँ पर एक बंगाल की बात करें तो 250 टोटल सीट थी, 54 कांग्रेस को मिली और 39 मुस्लिम लीग को। यहाँ पर पेश प्रजा पार्टी, इनको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली। तो पंजाब में देखते 175 टोटल सीट थी, 18 कांग्रेस को मिली और 2 इनको मुस्लिम लीग को। यूनियनिस्ट पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट हुई। तो सिंध 60 टोटल थी और 8 कांग्रेस को मिली, 0 मुस्लिम लीग को, कोएलिशन। असम में देखें तो 108 टोटल थी, 38 मुस्लिम लीग को 38 कांग्रेस को मिली और 9 मुस्लिम लीग को। यहाँ पर भी कांग्रेस को बाद में मिली। तो ये 1937 के इलेक्शंस टोटल 11 सूबे में हुए थे, इंक्लूडिंग पंजाब, बंगाल, मुंबई, मदारस, द यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, असम, सिंध और आसा and the northwest frontier province. Around 30 million people were eligible to vote, but participation remained limited due to property and education qualification. A total of, जिसमें टोटल सीट्स जो 1585 थी और 482 रिजर्व थी मुस्लिम अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट्स और 30 मिलियन एलिजिबल टोटल थे। कांग्रेस
कांग्रेस की इसमें जीत हुई थी, 716 सीट्स मिली थी, क्लियर मेजोरिटी इन 6 प्रोविंसेस। और लेटर एनडब्ल्यूएफपी मुस्लिम लीग वन ओनली 109 सीट्स आउट ऑफ 482 मुस्लिम सीट्स। तो 482 मुस्लिम सीटों में से 109 सीटें मुसलमान जीते थे। हम नेशनल कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी। क्लियर मेजोरिटी इन मदारस, यूपी, बिहार, सीपी, ओडिशा और मुंबई की चीफ मिनिस्टर बताए गए, जिसमें राजगोपालचारी मदारस के, गोविंद भल्ला पंत यूपी के, श्री कृष्णा सिन्हा बिहार के और बीजी खैर मुंबई के। लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जैसे कि पंजाब, बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यू में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। वहाँ रीजनल पार्टीज यूनियंस देश प्रजा डोमिनेट कर गई। हम 1937 के ये जो इलेक्शन हैं इनकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें तो इसमें देखिए तो इसमें वही कुछ है कि टोटल 1585 सीट थी, जिनमें 482 मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए एलिजिबल के लिए थी, रिजर्व की गई थी। और टोटल 11 सूबों में ये इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन 1937 के एक्ट के अंदर हुए थे। तो अभी हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हमने परफॉर्मेंस देखें तो इलेक्शन के रिजल्ट मुस्लिम लीग के लिए बहुत शॉकिंग थे। सिर्फ 109 सीट्स, कोई भी प्रोविंस में मेजोरिटी नहीं आई। और पंजाब में यूनियन पार्टी ने खैर खाक डाली, एमएल सिर्फ 2 सीट्स। और बंगाल में फजलुल हक की पार्टी आगे आ गई। वजह यह थी कि लीग की ऑर्गेनाइजेशन वीक था, अलाइड सेंटर था, रूरल एरियाज में पहुंच कम थी। इस हार का फायदा जिन्होंने इसे स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट बनाया और लीग को दोबारा ऑर्गेनाइज किया। दूर दूर आंदोलन जो कि मुजाहरे शुरू किए और 10 साल में लीग पूरी मुस्लिम कौम की रिप्रेजेंटेशन बन गई। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की तरफ देखें तो कांग्रेस ने 6 प्रोविंसेस मदारस, बम्बई, यूपी, बिहार, सीपी और उड़ासा में मिनिस्ट्रीज बनाई। एनडब्ल्यूएफपी बाद में एलियंस के जरिए शामिल हुआ। तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि वह मुस्लिम लीग के साथ कोalition नहीं बनाएंगे जब तक कि लीग अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं छोड़ देती। यानी कि उनका कहना था अगर मुस्लिम लीग इसमें कांग्रेस में जम हो जाए, खत्म हो जाए, मुस्लिम लीग की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए तो फिर वो उसके साथ कोएलेट कर सकते हैं। मेजोरिटी रूल में कांग्रेस की पूरी सोच वन पार्टी रूल की थी, माइनॉरिटी के साथ लेने का कोई ज़रूरत नहीं समझी। और कंट्रोल ओवर पार्टी मिनिस्ट्रीज ने एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट संभाला और अपनी पॉलिसीज लागू की। मुसलमानों ये मेजोरिटिज्म रूल था कि उनका कहना था कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है, हमारी कल्चर और दीन खतरे में है। Atrocities committed by Indian National Congress against Muslims. During the Congress ministries in 1937 to 1939, Muslim political concerns grew, gradually strengthening support for the All India Muslim League. The concerns emerged across political, administrative, economical, culture, and religious spheres and were widely discussed in contemporary reports. इसकी हम डिटेल में देखें तो पॉलिटिकल एक्सक्लूशन ऑफ द मुस्लिम्स, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ कोalition बनाने से इनकार कर दिया था जब तक कि लीग कांग्रेस में मर्ज ना हो जाए। कोई इज्जत नहीं, इससे मुस्लिम गवर्नेंस से प्रैक्टिकली बाहर हो जाएंगे, यानी कि मुस्लिम गवर्नर से प्रैक्टिकली बाहर हो गए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बयास और इश्यूज थे कि मुस्लिम्स कंप्लेंट करते थे कि सरकारी मामलात में उनकी बात नहीं सुनी जाती। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम्स में टेनेंसी लॉ ऐसी थी जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को खत्म कर रही थी। अंडर रिप्रेजेंटेशन इंजाब मुस्लिम सरकारी नौकरियों में बहुत कम थे। पीरपुर रिपोर्ट ने यह सबूत दिया कि इनका जो शेयर है वो ना होने के बराबर है। फिर कल्चरल एलियनेशन है कि हिंदू को प्रमोट किया गया, उर्दू को दबाया गया। गवर्नमेंट ऑफिस में वंदे मातरम जो कि मुस्लिम के लिए शिरक वाला गीत था लागू हुआ। फिर एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन है कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन गांधी जी का प्लान था, इसमें उर्दू की बजाय हिंदी और हिंदू रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे जो कि मुसलमानों को मंजूर ना था। रिलीजियस डोमिनेशन में देखें तो कुछ जगहों पर अजान और जुमा की नमाज पर भी पाबंदी की खबरें आई। वंदे मातरम के कौमी गीत बनाने की कोशिश की गई। और इसके जो सोर्सेज थे वो एक तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 थी, कंपाइल्ड बाय मुस्लिम लीग, डॉक्यूमेंटेड ऑल दीज ग्राइवेंसेस। फिर शरीफ रिपोर्ट 1939 सिमिलर फाइंडिंग्स थी उसकी भी। और एक फजलुल हक ने भी कांग्रेस पुलिस को मुस्लिम हेटर करार दिया था। इसके जो स्ट्रेंथ और मुस्लिम पॉलिटिकल कंसेंसस में इन सब चीज़ों ने मुसलमानों को यकीन हो गया कि हिंदू मेजोरिटी रूल में उनके लिए जगह नहीं है, उन्हें अपना अलग पॉलिटिकल रास्ता चाहिए। तो कांग्रेस की आर्गुमेंट्स ऑफ पावर ने मुस्लिम लीग को जिंदगी दी। 1937 की हार के बाद जिन्ना ने लीग को पूरी तरह बदल दिया था, जिसमें उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव की कि उन्होंने मास कैंपेन चलाकर
कारकुनों को मुस्लिम को लीग से जोड़ा। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुई, हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस बनी। और सोल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के खत्म होने के बाद 1939 में कांग्रेस रिजाइन ओवर WWII इशू, जिन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। एक तरह से कांग्रेस रूल से निजात मिली। नतीजा ये निकला कि 1940 तक लीग इंडिया का मुस्लिम का असली आवाज बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे सर सैयद अहमद खान ने ख्वाब देखा था और इकबाल ने उस डायरेक्शन दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसमें हमने 1935 एक्ट को प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी, डायरेक्टली खत्म हो गई और फेडरल सिस्टम सोचा मगर ना चलाया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट पर करार रहे गवर्नर और गवर्नर्स की खास पावर ना मिली। 1937 इलेक्शन कांग्रेस डोमिनेट की और 716 सीट के साथ 6 परमानेंट मिनिस्ट्रीज बनाई और मुस्लिम लीग सिर्फ 109 सीट पर आई और बहुत कमजोर हो गई और कोई उनको मिनिस्ट्री न मिली। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 से 1939 में लीग के साथ कोएलिशन नहीं की और मेजोरिटी रूल चलाया गया और मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और कल्चरल एलियनेशन यानी हिंदी, वंदे मातरम और रिलीजियस इंटरफेस और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में सबूत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिन्होंने 1937 की हार के बाद लीग को मजबूत किया, मैच बेस बनाया और 1939 के बाद डे ऑफ डिलीवरेंस के साथ सोल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। इन्हीं हालात ने पाकिस्तान की डिमांड को नफाज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने इस फाइल में एक्सट्रैक्ट की हुई है। अगर आपको फाइल चाहिए तो